बिगड़ी बहू को सास का जोरदार तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने सास को धकेला नहर में, फिर सास ने भी ऐसा सबक सिखाया कि नानी याद दिला दे। हरामखोर औरत उठो पर बहू अपनी सास मनोरमा जी के बाल पकड़कर उन्हें ऊपर उठाते हुए उनकी बहू बोली, जिससे मनोरमा जी दर्द से चिल्ला उठे। बहू बोली, आज मैं तेरा सारा खेल ही खत्म कर दूंगी। ज़्यादा एक्टिव बनने का भूत सवार है ना तुझ पर। आज देख मैं तेरा क्या करती हूँ। मनोरमा जी ने कहा, नहीं बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वापस अपने गाँव चली जाऊँगी और दोबारा कभी यहाँ लौट कर वापस नहीं आऊंगी। मनोरमा जी अपनी बहू के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्योंकि आज उन्हें अपनी बहू में अपना काल और अपना अंतिम समय नजर आ रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आज यह राक्षसनी मुझे मार ही डालेगी। सो वह दोनों हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगी, पर उस निर्दयी ने उनकी एक न सुनी और उसके हाथों और मुंह को बांधकर उन्हें नहर में फेंक दिया। और इस काम में वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़का था। मनोरमा जी ने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो छटपटाती रह गई और देखते ही देखते नहर में समा गई। अब उस निर्दयी ने चैन की सांस ली। अपनी सास को नहर में धक्का देकर अब वो निश्चित होकर अपने घर लौट आई और आकर रोने धोने का नाटक करने लगी और अपने पति दीपक को तुरंत घर आने को कहा। अपनी आंखों में दवाइयाँ डालकर आंखें लाल कर रोने लगी, जैसे कब से बस वो रो ही रही है। जैसे ही मनोरमा जी का लड़का घर आया तो उसने देखा घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है और अंदर से उसकी पत्नी की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो जैसे ही अंदर आया तो देखा कि उसकी पत्नी रोते जा रही थी। उसे कहीं कहीं चोट भी लगी थी। वो रोते रोते दीपक के गले लगते हुए बोली, दीपक, दीपक माँ जी। दीपक थोड़ा घबराकर पूछा, माँ क्या? दीपक में और माँ जी नहर के पास शाम के समय घूमने गए थे और वहीं माँ जी का पैर फिसल गया। मैं तुम्हें तभी से फ़ोन ट्राई कर रही थी पर तुम्हारा फ़ोन नहीं मिला। दीपक जल्दी चलो, हमें माँ जी को ढूंढना होगा। दीपक उसे लेकर फौरन वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी माँ नहर में गिरी थी। उसने जाते जाते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था और अब पुलिस भी वहाँ पहुँचने वाली थी। जब तक दीपक उस जगह पहुँचा तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी और बोला, सर किसी तरह मेरी माँ को ढूंढने के लिए आया था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। प्लीज़ सर कुछ कीजिए। गोताखोर बुलाई गई और मनोरमा जी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन सिवाय नाकामयाबी के कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब पुलिस भी कोशिश करते करते थक गई तो उन्होंने कहा, मिस्टर दीपक, पानी का बहाव इतना तेज है कि आपकी माँ के बचने की कोई चांस नहीं है। ऐसे बहाव में तो अच्छा खासा इंसान खुद को नहीं बचा पाएगा। फिर वो तो काफ़ी उम्र दराज थी। दीपक भी यह मान लिया कि उसकी माँ जिंदा नहीं, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसने मनोरमा जी की ज़िंदगी में अभी मौत नहीं लिखी थी। एक मछुआरा मछली पकड़ने नदी किनारे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे पड़ी है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसे तुरंत ही अपने गांव वालों को बुलाया और वे उन्हें लेकर गांव के वैद्य जी के पास पहुंचे। वैद्य जी ने उनका इलाज किया और कुछ दिनों में मनोरमा जी को होश आया। पहले तो वो घबरा गई। वो होश में आते ही चिल्लाने लगी, नहीं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। उन्हें वैद्य जी की पत्नी ने शांत कराया और कहा, तुम निश्चित रहो बहन, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मनोरमा जी थोड़ी शांत हुई तो वैद्य जी की पत्नी ने पूछा, बहन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और जब तुम हमें मिली थी तुम्हारे हाथ भी बंधे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर तुम्हें नदी में फेंक दिया हो।
पहले तो मनोरमा जी थोड़ी भावुक हुई, फिर उन्होंने वैद्य जी की पत्नी को सारी बात बताई। वो बोली, बहन, आज से 6 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन बेटे की खुशी की खातिर हम सब ने भी जल्दी ही बहू को अपना लिया था। महीने भर में ही बहू हमसे तंग आ गई। उसने कहा कि वो गांव में नहीं रह सकती, उसे शहर में ही रहना है। उसने बेटे से कहा कि हम किराए के मकान में शहर में रह लेंगे, जैसे पहले रहते थे। बेटा राजी तो नहीं था, लेकिन बहू की जिद के आगे झुक गया और उसे लेकर शहर आ गया। हम गांव के जमींदार हैं, तो इसलिए मैं गांव में ही रही। इतनी ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी है, उसे संभालने के लिए किसी का गांव में रहना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बहू बेटा शहर में आकर रहने लगे और मैं गांव में अपना काम संभाल रही थी। वैद्य जी की पत्नी ने कहा, बहन, तुम्हारे पति? मनोरमा जी बोली, अब से 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी थी। अभी 1 महीने पहले ही मुझे बेटे का फ़ोन आया। उसने कहा कि माँ, अब दादी बनने वाली हो। तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और मैं अगले ही दिन अपने बेटे के पास आ गई। मैंने सोचा पहली बार है बहू को देखभाल की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं अपने सारे काम छोड़कर बहू के पास आ गई। लेकिन बहू का बर्ताव कुछ अजीब लगा, जैसे वो मेरे आने से खुश नहीं थी। मुझे लगा शायद बच्चे की वजह से होगा। 1-2 दिन तो सब ऐसे ही रहा। तीसरे दिन मैंने बहू को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। ये फ़ोन पे कह रही थी कि मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना था। यार, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है और बच्चा पैदा करके अभी से अपनी ज़िंदगी नरक बना लो। मुझे अभी यह सब नहीं चाहिए। अभी मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। एक बार मन में आया कि मैं इसे समझाऊं, फिर मुझे लगा कि पति पत्नी के बीच बोलना सही नहीं है। दोनों तो खुद ही निश्चित करने दो कि इन्हें क्या करना है। कुछ दिन बाद मैं मार्केट गई। वहाँ मैंने उसे किसी लड़के के साथ देखा। वो उस लड़के से मिलते ही गले मिली और फिर उसके साथ बाइक पे बैठकर निकल गई। अब मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया और एक दिन मैं बाजार से घर पहुंची। बाहर का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैं हाथ में सामान लिए थी, इसलिए धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। जैसे मैं पानी पीने की किचन की तरफ जाने लगी, ऐसा लगा जैसे बहू के कमरे में किसी लड़के की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। उसने कहा कि वो ऑफिस में है। अगर मेरा बेटा ऑफिस में है तो अंदर कमरे में कौन है? मैं यह सब सोच ही रही थी कि कमरे में आई हुई आवाज़ों ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मुझे यह कहना सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा यह जानना भी ज़रूरी था कि कमरे में कौन है। कहीं मेरी बहू मेरे बेटे को धोखा तो नहीं दे रही है। मैंने डोर लॉक करके हॉल से अंदर झांकना चाहा तो अंदर का नज़ारा देख मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि मेरी बहू के साथ कमरे में एक लड़का था जो उसके साथ। ये मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। इन दोनों को ऐसे देख मुझे इतना गुस्सा आया तो मैं दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाती हुई, बहू, ओ बहू, कौन है ये अंदर? मेरे चिल्लाने की आवाज़ से दोनों अलग हुए और जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो वो पल्लू संभालते हुए दरवाज़ा खोलते हुए बोली, मम्मी जी, बताइए क्या काम है? उसे साइड करते हुए मैं सीधा अंदर घुसी चली गई और जाकर देखा तो अंदर मुझे कोई नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि अंदर कमरे में तुम्हारे साथ कौन था? वो बोली, कोई नहीं, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। इसलिए मनोरमा जी बहू से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया कोई ना कोई बहाना बना देगी। उन्होंने ठान लिया कि अब इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। रात में सोते वक्त वो अपने पति को दूध देती थी, पर वो उसमें कुछ मिलाती भी थी। रात को मैं सोने का नाटक करके लेट गई। वो देर रात आई और मुझे देखकर चली गई। जाकर उसने दरवाज़ा खोला
और घर में फिर से कोई दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद फिर से मुझे बहू के कमरे से आवाज़ आने लगी, जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हो, लेकिन वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है। मन में यह भी था कि अब तो बेटा कमरे में है, रात के इस समय बेटी बहू के कमरे में झांकना सही नहीं है। फिर भी मैंने झांका तो मैंने अंदर की बहू मेरी और वही लड़का बेड पर लेटे हुए थे और मेरा बेटा मुझे वहाँ नहीं दिखा। कमरे के पास जा आकर आवाज़ थोड़ी साफ हुई। अब मुझे आवाज़ आ रही थी कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। मेरी बहू लड़के से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में देखा जाएगा, पहले थोड़ा लाइफ एंजॉय तो कर ले। वो लड़का भी बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कहते हुए दोनों फिर से अपनी बेशर्मों में लीन हो गए। इस बार मैंने तुरंत दरवाज़ा खटखटाने की बजाय अपने बेटे को ढूंढना चाहा, लेकिन मैंने पूरा घर देखा, वो मुझे कहीं नहीं दिखा और मेरी बहू और वो लड़का यह भी कह रहे थे कि जल्दी ही दीपक को निपटाना होगा, तभी पोटपटी मेरी होगी, बहू को मिलेगी और फिर वो दोनों मज़े से पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे। मेरा डर बढ़ता गया तो मैंने बहू के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किया, क्योंकि एक बार बेटे से इस बारे में मैंने ऑफिस जाकर बात की थी, लेकिन वो बोला माँ मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे बेटे की आंखों पर परी यह पट्टी हटाने और अपने कमरे में उन्हें रखकर मैं ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि मेरे सर पे पीछे से किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मेरी बहू और वो लड़का मेरे सामने खड़े थे, नहर पे बने उस पुल पर जहाँ से मुझे धक्का दिया गया, क्योंकि वहाँ काफ़ी जंगल है, शाम के बाद वहाँ कोई आता जाता नहीं होगा, इसलिए वो लोग मुझे ख़त्म करने के इरादे से वहाँ लेकर पहुँचे और मेरे हाथ बांधकर मुझे नहर में धकेल दिया। बताते हुए वो रोने लगे और यह सब सुनकर वैद्य जी की पत्नी भावुक हो गई। उन्होंने मनोरमा जी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, परेशान मत हो बहन, इस पर जो करते हैं अच्छे के लिए ही होता है, तभी तो इतनी तेज बहाव और हाथ बंधे होने के बावजूद तुम जिंदा बच गई। तुम्हें अपने बेटे को बचाना होगा, वरना वो किसी भी समय तुम्हारे बेटे की जान ले सकती है और इस तरह की औरतें तेज पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। यदि तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोरमा जी 1-2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गई और अब वो सीधा अपने मायके पहुंची और अपने भाई महेंद्र सिंह को सारी बात बताई और उसने अपने बेटे की जान बचाने को कहा। महेंद्र सिंह जी अपने गांव के पहलवान थे, उनके आगे अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी और 4-6 लोगों को तो वो अकेले ही संभाल सकते थे। महेंद्र जी बोले, देखो बहन, अभी हमारा दीपक उस लड़की की बातों में आ जाएगा, जब तक कि हम उसकी सच्चाई दीपक के सामने नहीं लाए तब तक हम कुछ भी नहीं करें। वो लड़की दीपक का सहारा लेकर हमें हरा देगी, चाहे हम सही क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले हमें दीपक की आंखों पर पड़ा वह पर्दा हटाना होगा, जिसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले ही दिन महेंद्र सिंह अपने बेटों और बहन मनोरमा जी के साथ शहर पहुंचे और जाते ही अपनी योजना के अनुसार काम करने लगे। सबसे पहले जाकर उन्होंने एक होटल में कमरा किराया पर लिया, क्योंकि उन्हें कुछ दिन वहां रुकना पड़ता। इन सब चीज़ों में समय तो लगता ही है। थोड़ा विश्राम कर अगले दिन से सब अपने काम पे लग गए। महेंद्र सिंह जी ने बेटे से एक पत्र लिखवाया, जिसमें उन्होंने लिखा, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उन्हें मारा गया और उन्हें किसने मारा है यह जानने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, इस बारे में किसी को भी मत बताना, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं। सच जानना चाहती हो तो
आज शाम के 7 बजे वहीं पर मिलना जहाँ से तुम्हारी माँ गिरकर मरी थी। क्योंकि दीपक भी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए वो समय से पहले उस जगह पहुँच गया जिसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिसे देखकर दीपक तो बस खड़ा का खड़ा रह गया। क्योंकि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि दीपक की माँ थी, जिन्हें अब तक वो मरा हुआ समझ रहा था। जिन्हें देखते ही दीपक दौड़कर अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। तभी पीछे से गाड़ी से दीपक के मामा निकले और दीपक के पास आते हुए बोले, अच्छा हुआ जो यह उस वक्त तुम्हें नहीं मिली, वरना शायद आज ये जिंदा भी नहीं होती। आप क्या कह रहे हैं मामा? क्या मतलब है इस बात का कि माँ जिंदा नहीं होती? और मामा जी, क्या वो लेटर आपने मुझे भेजा था? दीपक के मामा बोले, हाँ, यह लेटर मैंने ही तुम्हें भिजवाया था ताकि तुम अपनी पत्नी की सच्चाई जान सको। फिर मनोरमा जी ने कहा, तुम्हारे मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक, बहू वैसी नहीं है जैसी तुम उसे सोचते हो, बल्कि वो जैसी है वह तुम सोच भी नहीं सकते। क्या? दीपक बोला, मतलब कि मुझे मारने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ने की थी, और शायद अब वो तुम्हारे साथ भी वही करना चाहते हैं। दीपक थोड़ा सदमे में आता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझे कितना प्यार करते हैं और आपकी भी बहुत इज्जत करते हैं। वो तुम्हारे पीने के लिए तुम्हें रोज़ दूध देती है। वो आज रात तुम मत पीना और बेहोश होने का नाटक करना। अगर कोई परेशानी लगे तो आवाज़ दे देना, हम वहीं छिपे होंगे। दीपक ने ऐसा ही किया। जैसे ही रात हुई, दीपक की पत्नी उसके लिए दूध लेकर आई और उसे पीने को कहा, पर दीपक ने अपनी पत्नी की आंखें बचाकर वो दूध बाहर गार्डन में फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगा। क्योंकि अब उन दोनों के अलावा घर पर कोई और नहीं था, तो दीपक के बेहोश होते ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और एक लड़का घर के अंदर आ गया, तो वो ऐसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद दीपक की पत्नी ने दीपक के कमरे में उसके बेड पर किसी और अनजान इंसान के साथ एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगी। यह सब देखकर दीपक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उठकर खड़ा हुआ। उसे होश में देख दीपक की पत्नी और वो लड़का दोनों ही सकपका गया। पर इससे पहले दीपक कुछ सोचता, वो लड़का दीपक पे टूट पड़ा। आवाज़ सुनते ही मामा का बेटा दौड़ा और वो अंदर आ गया। अंदर आते ही उन्होंने उस लड़के को दीपक से अलग कराया और उनके बेटे ने पुलिस को पहले ही फ़ोन कर दिया था। दीपक के मामा ने एक तमाचा मारा और दीपक की पत्नी बाथरूम के गेट पर जा गिरी। फिर उस लड़के को लात घूंसे से धुन दिया और उसने गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया। पर इससे पहले कि वह उसे जान से मार देते, इतने में ही पुलिस आ गई और दोनों को ले गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और अब दीपक का उससे तलाक भी हो गया और वो गांव में ही एक अच्छी लड़की देखकर उसकी माँ ने उसकी शादी भी करा दी है और अब वो अपनी माँ और अपनी पत्नी सभी खुशी खुशी रह रहे थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या मनोरमा जी ने अपनी बहू और उसके आशिक को पुलिस के हवाले करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।